वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। मेरा नाम एकता शर्मा है और मैं पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट टॉपिक को लेकर आती हूँ और बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, अभी हमारा सीरीज़ चल रहा है ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट का। इस पर 3 जो वीडियो है वो मैं बना चुकी हूँ। 3 थ्योरी बन चुकी है। आज इसका लेक्चर 4 होगा और जो इसका थर्ड थ्योरी था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसका पार्ट 2 आज मैं लाई हूँ क्योंकि इसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप अभी तक इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो सारे वीडियोज़ को। तो फिर चलिए अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सामाजिक समझौता का सिद्धांत का पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि पार्ट 1 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसमें मैं बताई हूँ कि सामाजिक समझौते सिद्धांत का अर्थ क्या है और किस तरह से उसका विकास हुआ है। आज हम लोग देखेंगे सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर की गई है, क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल सेटलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एंड सेकेंड हम लोग देखेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल सेटलमेंट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब समझते हैं पहला टॉपिक को, सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना के आधार। देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दिस थ्योरी बिकेम वेरी पॉपुलर इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। अब सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है, यहाँ पे मैं वो चीज़ को नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा भागेगा। थोड़ा सा बता देती हूँ कि उस समय क्या था, प्रारंभिक काल में कुछ लोग थे और उसने क्या किया, ऊपर शासन करने का जो अधिकार है एक सभा को दे दिया, एक या व्यक्ति को दे दिया था, ठीक है। और तब जाके इन लोगों ने समझौता किया आपस में और एक राज्य का निर्माण हुआ था। ऐसा ही है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, और इसको हम लोगों ने 3 जो थिंकर हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, उसके संदर्भ में इसको पढ़ा है, किस तरह से सामाजिक समझौते के सिद्धांत की बात की गई है। तो अब हम लोग सीधे आलोचना पे आ जाते हैं। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में इसका काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। ओके, इस सिद्धांत का समर्थन हुकर, मिल्टन, वुल्फ, ग्रेशियस, कांट, ब्लैकस्टोन आदि विचारकों ने किया। यानी इस सिद्धांत का अगर सपोर्टर से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी विचारक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। दिस थ्योरी वॉज सपोर्टेड बाय हुकर, मिल्टन, वुल्फ, ग्रेशियस, कांट, ब्लैकस्टोन एक्सेट्रा। फिर क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के शुरुआत की बात है, ठीक है। 18th सेंचुरी का एंड आ जाएगा और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अगर हम बोलेंगे तो कुछ राजनीतिक विचारक थे जैसे कि बेंथम, वाहन और एडमंड बर्ग। इन लोगों ने क्या किया, इस सामाजिक समझौते सिद्धांत की कड़ी आलोचना की, यानी इस सिद्धांत का विरोध किया, क्योंकि ये विचारक जो थे इनका अपना कुछ विचार था, उसके आधार पर इन लोगों ने इस सिद्धांत को बोला कि ये सही नहीं है और इसकी कड़ी आलोचना की है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो सामाजिक समझौते सिद्धांत के आलोचक कौन कौन है, बेंथम, वाहन और एडमंड बर्ग, और समर्थन कौन है, ये सभी है। तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लो। दिस थ्योरी वॉज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय द लेट 18th and 19th century political thinkers such as Bentham, Vaughan, Edmund Burke, etc. अब इस सिद्धांत की आलोचना बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के होने लगी, तो कुछ ऐसे भी विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को कुछ ना कुछ नाम कहकर उसकी संज्ञा दे दी गई, ठीक है। तो ब्लंट्सली है एक विचारक, इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अत्यधिक भयंकर का सिद्धांत बोला। ग्रीन जो है, टी एच ग्रीन, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, इसकी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, आपको पार्ट 3 में पढ़ना ही है वैसे ग्रीन, तो मैं बता देती हूँ। इसने क्या बोला, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसे कपोल कल्पना की संज्ञा दी। वही वुलजे है, इसने भी बोला जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है सरासर झूठा सिद्धांत है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सब टाइटल ये लोगों ने इस सिद्धांत को दिया है, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मे बी आपका क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में है। ब्लंटली सेड एक्सट्रीमली आउटफुल, ग्रीन सेड फैंटेसी, एंड वुलजे सेड शेयर लायर। इस सिद्धांत की जो आलोचना है, अब हम आलोचना कर रहे हैं, तो जो आलोचना है वो 4 आधार से की जा सकती है। सबसे पहला है ऐतिहासिक आधार, दार्शनिक आधार, अतार्किक आधार और वैज्ञानिक आधार। यानी कि ये मोटे रूप से 4 ऐसे आधार बनते हैं जो इस सिद्धांत की आलोचना के। दिस थ्योरी कैन बी क्रिटिसाइज्ड ऑन 4 ग्राउंड्स, हिस्टोरिकल, फिलोसोफर, इरैशनल एंड स्टैट्यूटरी। 4 आधार बने हैं। सबसे पहला आधार है ऐतिहासिक आधार, यानी हिस्टोरिकल बेसिस।
तो ऐतिहासिक आधार पर सामाजिक समझौते सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है और ये पॉइंट्स मैंने बहुत ही इजी वे में लिखा है ताकि आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो समझने में। सबसे पहले बोल रहा है कि ये जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है अनैतिहासिक है। अनैतिहासिक इसीलिए है समझौता सिद्धांत क्योंकि समझौते की बात अगर हम इतिहास में देखेंगे, इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि व्यक्तियों ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार एक सभा या कोई दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा, इसलिए जो समझौता है अनैतिहासिक है। ऐसा कोई प्रमाण यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है। द एग्रीमेंट इज नॉन हिस्टोरिकल। सेकेंड है इसकी आलोचना का आधार ऐतिहासिक आधार में कि प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है। यहाँ पे अ की मात्रा छूट गया है, ओके, आप करेक्शन देख लेना, कर लेना। तो प्राकृतिक अवस्था की धारणा गलत है, क्यों भाई? तो देखो, अगर आप सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत पढ़े हो, मेरे प्रीवियस वीडियो को देखे हो, तो मैं बता चुकी हूँ कि समझौतावादी जो सिद्धांत है उसमें कुछ आधार है। सबसे पहले मानव स्वभाव की बात की है वो लोग, फिर प्राकृतिक अवस्था की बात की कि कैसी अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें नेचर की बात किया है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, समाज है कि नहीं है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया। तो ये इनका जो कहना है, जो आलोचक हैं ये बोलते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की जो सिद्धांत है, जो धारणा है, वो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और इन लोगों ने क्या किया, जो इसके सपोर्टर हैं, प्राकृतिक जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के जो सपोर्टर हैं, इन लोगों का कहना है कि जो मानवीय इतिहास है वो दो काल में बटी हुई है, दो अवस्था में बटी हुई है। एक होता है आपका प्राकृतिक अवस्था और दूसरा होता है सामाजिक अवस्था। तो यहाँ पे जो समझौतावादी हैं वो इसी चीज को लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर जो आलोचक हैं उनका कहना है कि इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इस तरह की अवस्था ये मनुष्य की जो मानव स्वभाव की जो अवस्था है या प्राकृतिक अवस्था है, इस प्रकार की अवस्था प्रकृति में थी, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से इस तरह विभाजन करना अवस्था का बिल्कुल भी सही नहीं है। द एजम्पशन ऑफ नेचुरल स्टेट इज रॉन्ग। थर्ड है आलोचना का आधार में कि राज्य जो है विकास का परिणाम है, निर्माण का नहीं। ऐसा कहना है जो आलोचना करते हैं उनका। तो वो बोलते हैं कि जो हमारा स्टेट है ना, वो विकास का परिणाम है, विकसित हुआ है, ना कि निर्माण का परिणाम है। जबकि जो समझौतावादी है वो क्या कहते हैं कि जो हमारा स्टेट है उसका निर्माण हुआ है, व्यक्तियों ने समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया, तो इसलिए इसको निर्मित संस्था मानते हैं, कृत्रिम संस्था मानते हैं। जबकि जो आलोचक है वो कहते हैं कि राज्य कोई निर्माण का परिणाम नहीं है, इसको हम बनाए नहीं है, बल्कि ये विकसित हुआ है और ये विकास के रूप में सामने आया है। ठीक है, जैसे परिवार है, तो परिवार में किस तरह से विकास होता है, बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चे, मतलब किस तरह से एक डेवलपमेंट की एक जो प्रोसेस है वो चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी होता है। ऐसा कहना है आलोचकों का। चलिए, पहला आधार तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दार्शनिक आधार से किस तरह से इसकी आलोचना की गई है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं। तो दार्शनिक आधार से भी इसकी आलोचना की जा सकती है क्योंकि जो स्टेट होता है, इनका कहना है स्टेट की अगर हम सदस्यता प्राप्त करेंगे तो वो हमें अनिवार्य होता है, ऐच्छिक नहीं होता है। जो समर्थन करते हैं इस सिद्धांत का वो क्या कहते हैं कि राज्य की सदस्यता अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति क्या करते हैं, इच्छा के अनुसार अपने जो अधिकार है दूसरे व्यक्ति को सौंप रहे, तब जाके राज्य का निर्माण हो रहा है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि राज्य की सदस्यता जो मेंबरशिप है, अगर हम किसी प्रदेश में रह रहे हैं, किसी देश में रह रहे हैं, तो हमें वहाँ की निवासी होने का प्रमाण हमें मिलता है और हमें उसका सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसीलिए इनका कहना है कि राज्य की सदस्यता जरूरी होती है, ऐच्छिक नहीं होती है कि जब मन चाहा सदस्यता ले ले, जब मन चाहा उस राज्य से हट गए। मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इज कंपल्सरी, नॉट ऑप्शनल। सेकेंड इसकी आलोचना है कि राज्य और व्यक्ति के संबंधों की अनुचित व्याख्या की गई है। यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत में राज्य और व्यक्ति के बीच में जो रिलेशन बताया गया है उसकी व्याख्या अनुचित आधार पर की गई है, क्योंकि राज्य और व्यक्ति के बीच जो पारस्परिक संबंध बताए यहाँ पे समझौते के द्वारा बताया गया सिद्धांत में, जबकि जो व्यक्ति और राज्य के बीच में जो संबंध होता है समझौते के आधार पर बिल्कुल भी वो रिलेशन नहीं बनता, बल्कि मानव स्वभाव पर ही उसका रिलेशन यहाँ पे कायम होता है। कहने का मतलब है राज्य और जब व्यक्ति के बीच में एक रिलेशन बनेगा, उसकी व्याख्या की जाएगी तो उसके समझौते के आधार पर नहीं होगी, उनके बीच में जो समझौता हो रहा है नहीं हो रहा उससे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि लेना देना है उस व्यक्ति के स्वभाव पर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इसका आलोचना बनता है दार्शनिक आधार में। द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल हैज बीन improperly interpreted because the mutual relations between the state and the individual are not based on agreement but on human nature.
नेक्स्ट है क्यों भाई क्यों आलोचना करेंगे दार्शनिक आधार पे। तो देखिए, राज्य जो है कृत्रिम संस्था नहीं होती है। समझौतावादियों का मानना है जो हमारा स्टेट है ये कृत्रिम संस्था है, मानवीय संस्था है, ये शक्ति पर आधारित संस्था नहीं है, ना ही दैवीय संस्था, ऐसा मानना है समझौतावादियों का। लेकिन अगर हम देखेंगे, आलोचना करेंगे तो पता चलेगा कि राज्य कृत्रिम संस्था नहीं होती है, बल्कि यह मानव स्वभाव पर आधारित एक प्राकृतिक संस्था है। मनुष्य के स्वभाव से ही इसका निर्माण हुआ है। Okay, the state is not an artificial institution because it is a natural institution based on human nature. नेक्स्ट आलोचना ये होता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत कहीं ना कहीं विद्रोह का कारण बन जाता है। इसमें देखिए क्या होता है ना कि जब व्यक्ति अपने ऊपर अधिकार करने का जो भी दायित्व है किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देते हैं, शासन करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं समझौते के कारण वहाँ पे कुछ लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, क्रांति उत्पन्न होती है और वो एक विद्रोह का कारण बन जाता है। ठीक है, तो सोशल सेटलमेंट थ्योरी कॉजेज rebellion and it also causes revolution. Okay, प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। अब देखिए, अब अगर मेरी ये थ्योरी पढ़े हो तो आपको याद होगा कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य थे उनको 3 प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार प्राप्त थे और वे अधिकार थे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो 3 अधिकार दिए थे लॉक ने व्यक्ति को, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक अवस्था में इन अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को अधिकार तभी प्राप्त होते हैं जब वहाँ पे समाज होता है या राज्य होता है। बिना राज्य के, बिना समाज के व्यक्ति को उसके अधिकार मिल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जो आलोचना करते हैं उनका कहना है कि अधिकार का अस्तित्व जो होगा वो समाज में ही संभव होगा, प्राकृतिक अवस्था में संभव नहीं है, वह एक सामाजिक अवस्था में ही संभव है। सो राइट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचुरल स्टेट। तो दार्शनिक आधार पर भी आलोचना हो गई। अब थर्ड आता है अतार्किक आधार से। ये देखिए कैसे, अतार्किक कहने का मतलब है तर्क वितर्क के द्वारा ये नहीं एस्टैब्लिश्ड हो पाता है, ये जो हमारा थ्योरी है। किस तरह से देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत अतार्किक है क्योंकि राजनीतिक चेतना का विकास प्राकृतिक अवस्था में कैसे हुआ यह बात समझ में नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पे जो समझौतावादी है उनका क्या मानना था कि मानव स्वभाव है, प्राकृतिक अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो अवस्था है उससे तंग आ जाता है, तब जाके परस्पर समझौता करता है और जाके फिर राज्य का निर्माण होता है या फिर समाज का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक चेतना है, राज्य के प्रति जो उसकी जो चेतना जागृत हुई है, उसका विकास प्राकृतिक अवस्था में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस बात को हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं क्लियर कर सकते हैं? क्योंकि जो राजनीतिक चेतना होती है केवल और केवल सामाजिक जीवन में ही वो डेवलप हो सकती है, वहीं पे इसका विकास हो सकता है। तो जब प्राकृतिक अवस्था में समाज ही नहीं था तो कैसे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चेतना का विकास हुआ? नहीं कह सकते हैं। इसलिए जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें इतना परिवर्तन कैसे होगा, वो तर्क वितर्क के आधार पर संभव नहीं है। तो हमारा जो सामाजिक समझौता का थ्योरी है तार्किक दृष्टि से वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है ओके इन इंग्लिश, irrational basis. The theory of social compromise is irrational because the development of political consequences in a natural state is not understood. Since political consequences can only arise in social life, so it is not possible to change so much in natural state on the basis of logic. Okay? अब आ जाते हैं दार्शनिक वैधानिक आधार पर किस तरह से ये सिद्धांत की आलोचना की गई है। प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव नहीं है। अगर हम वैधानिक आधार से देखें तो प्राकृतिक अवस्था में हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी समझौता नहीं संभव हुआ है, क्योंकि कानूनी दृष्टि से ऐसा बात को करने की कोई भी वहाँ पे आधार नहीं बनता है। कानूनी दृष्टि से इस बात को हम संभव नहीं कर सकते हैं। अंडर नेचुरल कंडीशंस कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ पॉसिबल। ओके, कॉम्प्रोमाइज वहाँ पे हो ही नहीं सकता है। सेकेंड है, वर्तमान समय में यह समझौता मान्य नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम वर्तमान समय की बात करेंगे तो कैसे हम बोलेंगे कि हाँ भाई इस समझौते को हम मान ले रहे हैं कि इस तरह से एक राज्य का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें जो होती है ना वो प्राचीन काल में ही संभव है। इसको अगर हम आज के संदर्भ में लेके चले तो ये कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है, ये वेरीफाइड भी नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कानूनी दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से ये सिद्धांत गलत है।
ओके, तो ये हो गया हमारा सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि इसका क्या महत्व है। देखो, कोई भी सिद्धांत तो उसकी कितनी ही आलोचना क्यों ना कर दी जाए, कितनी ही कमी क्यों ना निकाल दी जाए, वो सिद्धांत कहीं ना कुछ महत्व तो रखता है। तो ऐसे ही सामाजिक समझौते सिद्धांत का महत्व है, तो आइए समझते हैं क्या। इस सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उसका खंडन किया गया। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है सामाजिक समझौते सिद्धांत का, क्योंकि जो पहला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे हो तो आपको समझ में आ रही होंगी बातें। दैवीय सिद्धांत क्या था? दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत एक राजा होता है जो ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप राज्य में इस पृथ्वी में आता है, और वो कहीं ना कहीं ईश्वर का प्रतिनिधि होकर इस देश में या जो भी पृथ्वी है उस पर उस राज्य का शासन करता है। तो ऐसा मानना है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांतों का। तो ये सिद्धांत जो है हमारा सामाजिक समझौता सिद्धांत कहीं ना कहीं राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो दैवीय सिद्धांत है उसका खंडन तो करता ही करता है। By this theory, the divine principle of origin of state was contradicted. ये सबसे बड़ा उपलब्धि है सामाजिक समझौते सिद्धांत का। दूसरा महत्व यह है कि इस सिद्धांत से यह स्पष्ट हुआ है कि शक्ति या शासक का व्यक्तिगत इच्छा राज्य का आधार नहीं होता है। अब देखो, अगर आप इसका फोर्स थ्योरी पढ़े हो, जो हमारा राज्य की उत्पत्ति का जो शक्ति सिद्धांत है वो पढ़े हो, तो आपको पता होगा कि राज्य का निर्माण वहाँ पे कैसे होता है। शक्ति के स्वरूप होता है, व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्ति क्या करते हैं अपनी जो पावर है उसके आधार पर राज्य का निर्माण करते हैं। तो ये सिद्धांत कहीं ना कहीं इस सिद्धांत को भी खंडन करता है, क्योंकि राज्य का आधार जन सहमति होती है, जनता की सहमति से ही राज्य बनता है। It is clear from this theory that the power or the personal will of the ruler is not the basis of the state, because public opinion is the basis of the state. तो जो public opinion है यही हमारा राज्य का आधार बनता है। थर्ड इंपॉर्टेंस ये है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने प्रभुत्व संबंधी विचारधारा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखो, प्रभुत्व संबंधी विचारधारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना, ये संप्रभुता को लेके चलता है। अब हॉब्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हॉब्स के विचारों के आधार पर ही जॉन ऑस्टिन है, इसने वैधानिक संप्रभुता का विचार दिया। आप आगे पढ़ोगे इस चीज़ को। फिर जॉन लॉक है, उसने भी राजनीतिक संप्रभुता के सिद्धांत को प्रेरणा दी है। और रूसो है, उसने सामान्य इच्छा के सिद्धांत की बात की है, और उसके आधार पर यहाँ पे एक लोकप्रिय संप्रभुता संबंधी धारणा को काफ़ी ज़्यादा बल मिला है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको आगे पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर आप यहाँ से अगर अपना बेस बना लोगे ना कि किस तरह से सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने प्रभुत्व संबंधी धारणा को बढ़ाया है, तो आपको आगे भी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, The principle of social settlement has played an important role in the ideology of domination, because Austin gave the idea of statutory sovereignty based on Hobbes' ideas. Locke inspired the principle of political dominance, and the popular sovereignty notion was reinforced by Rousseau's general will related views. लास्ट इसका महत्व ये है कि लॉक और रूसो की जो विचारधारा है उसने कहीं ना कहीं कुछ देशों के राजनीतिक घटना चक्र पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला है। The ideology of Locke and Rousseau has also influenced the political events of some countries. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सामाजिक समझौते सिद्धांत का क्या महत्व है, वो भी यहाँ पे अब खत्म हो गया है। ओके, चलिए अपने लेसन के स्टार्ट पे आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना कैसे हुई है और उसका क्या महत्व है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। काफ़ी लंबा ये थ्योरी हो जाता है, तो इससे दो क्वेश्चंस हो सकता है। पहला तो सामाजिक समझौते सिद्धांत का अर्थ और विकास क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी आलोचना और महत्व क्या है। तो आलोचना ही अपने आप में बहुत बड़ा है, तो अगर आप आलोचना पूछेगा तो थोड़ा सा समझौता सिद्धांत को बताइएगा, ज़्यादा मत बताइएगा। तो चलिए अपने लेसन के एंड पे आ जाते हैं अब हम लोग। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरा चैनल का नाम पॉलिटिकल एटलस है। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेगी और इन फ्यूचर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, मेरे लेक्चर्स को सुनने के लिए। और अब हाँ, इसका मैं लेक्चर नंबर 5 लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो स्टेट थ्योरी चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। सो थैंक्स अ लॉट।